गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका वीडियो लेक्चर के अंदर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट स्टार्ट करने वाले। इससे पहले आप लोगों का ऑफलाइन क्लास जब हो रहे थे तब तक आपका जो 4th यूनिट है उसके अंदर आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में डिस्कस हो चुका था। आज असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उनकी एनालिसिस क्या होती है, उनके करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब वह सिमेट्रिकल कंडीशन पे नहीं रहते हैं। तो बेसिकली एक लाइन आप समझ लीजिए कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर अनबैलेंस्ड फॉल्ट। इट मीन्स आफ्टर द ऑकरिंग ऑफ फॉल्ट द करंट IA, IB एंड IC आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल मे नॉट बी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स कि जब आपका जो करंट है 3 फेज के अंदर IA, IB और IC, इनके अंदर जब आपका अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब ही हुआ कि अनबैलेंस्ड फॉल्ट होना। जब ये अनबैलेंस्ड फॉल्ट हो जाता है तब ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फिर इक्वल नहीं होता है, वह आउट ऑफ फेज हो जाता है। मतलब जो पहले तीनों के तीनों 120 डिग्री अपार्ट थे, अब वह 120 डिग्री अपार्ट नहीं रह करके अपना फेज बदल दिए होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं: लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर, इस लाइन से कोई भी एक कंडक्टिंग पाथ ग्राउंड को टच कर रहा है तो वह फॉल्ट कहलाता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस केस में ये केस सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है। ये केस जनरली कई रीज़न से हो सकते हैं, जैसे आप कोई लंबी या ऊंची व्हीकल्स चला रहे होते हो तो उसका कोई एक तार ज़मीन को टच करवा दे, ऐसा हो जाए तो वह लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। कभी आपका साथ ऐसा केस हो जाता है कि कभी कोई जनरल सा जो वायर होता है वह टच कर जाए उस लाइन के साथ और वह वायर ग्राउंड को टच कर जाए, तो उस केस में भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से हम ये केस कहते हैं कि 60 to 70% होने के चांसेस हैं। डबल लाइन फॉल्ट के अंदर क्या होता है कि आपस में ही जो हमारे 3 फेज लाइन होते हैं उसमें से कोई 2 लाइन आपस में ही शॉर्ट कर जाए। ये भी होने का चांसेस जनरल सा है कि सपोज करिए कि कोई एक बर्ड आई और उसने अपना एक लेग इसके ऊपर रखा, दूसरा लेग इसके ऊपर रख दिया, तो उसमें क्या हो गया, वो दोनों लाइनें शॉर्ट सर्किट हो गया, कंडक्टिंग पाथ मिल गया। तो उस केस में क्या हो जाता है, डबल लाइन फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। हालांकि ये चांसेस बहुत कम है मगर ये हो सकते हैं। या सपोज करिए कि किसी बच्चे ने खेलते हुए कोई वायर को ऊपर उछाला और वह क्या हुआ कि 2 कंडक्टर को जाकर के टच कर गया, तो उस केस में भी डबल लाइन फॉल्ट हो गया। तो ये चांसेस हम कहते हैं कि 5 to 10% के अप्रॉक्स हो सकता है। इसके बाद आता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसके चांसेस बहुत कम है, रेयर केस में होता है। सपोज करिए कि कोई वो आपके पास 3 फेज लाइन है, उसमें से कोई 2 लाइन शॉर्ट होते हुए ग्राउंड को टच कर रहा है, उस केस में हम लोग कहते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये होने के भी चांसेस बहुत ही कम है। सपोज करिए कोई पेड़ है, पेड़ किसी टूट करके किसी वायर के ऊपर गिर जाता है, 2 वायर को टच करते हुए ग्राउंड को टच करता है, तो वह क्या हो गया, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। उस केस को हम लोग बोलते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि हर एक केस में क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको LG फॉल्ट बोलते हैं। तो इसका डायग्राम पहले समझना होगा आपको कि डायग्राम के अंदर क्या हो रहा। आपको मैंने दिखाया है IA, सपोज ये A लाइन, B लाइन और ये C लाइन। इस केस में क्या हो रहा है, A के न्यूट्रल है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इस केस में हम लोगों ने दिखाया कि B और C में तो करंट सही गुजर रहा है, यानी यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, B और C सही है। हमारा फॉल्ट हो रहा है एक लाइन जिसका नाम हम लोगों ने A फेज में दिया, जिसका करंट का नाम है I है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, फॉल्ट दिखाया जा रहा है, ये सिम्बलाइज किया जा रहा है। फॉल्ट इम्पीडेंस जो है वो ZF है, जो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन दिखाने का मतलब हुआ कि ये लाइन से ग्राउंड का फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों नॉर्मल वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने VA, VB, VC डिटरमाइन कर रखा है कि जो ग्राउंड से A के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो VA है, B तक का जो डिफरेंस VB और C तक का डिफरेंस को वोल्टेज अक्रॉस C कह दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि जो फॉल्ट हमारा आ रहा है किसमें, लाइन ए में आ रहा है, और उसका जो फॉल्ट इम्पिडेंस है वो क्या ZF है। ठीक है, तो ये जो इम्पिडेंस अभी आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो अब ये करंट नॉर्मल करंट नहीं रहा, ये तो फॉल्ट करंट हो गया। इस वजह से हम लोगों ने कहा यहाँ पे कि IA जो है अब वो जीरो नहीं रह करके फॉल्ट करंट IF हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। IB हमारा सही वर्किंग कंडीशन में, IC भी सही वर्किंग कंडीशन में, तो इसको हम लोग IB इक्वल टू जीरो, IC इक्वल टू जीरो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब फॉल्ट इम्पिडेंस क्या हो गया हमारा, ZF हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी मैंने सीक्वेंस बताया था उसको याद रखने की ज़रूरत है। हर एक फेज़ के अंदर 3 सीक्वेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। उसी तरीके से फॉल्ट इम्पिडेंस के भी अंदर क्या होगा, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, नेगेटिव सीक्वेंस होगा और जीरो सीक्वेंस होगा। पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, नेगेटिव को 2 से और जीरो को नॉट से या 0 से। तो इस चीज़ को तो आपको याद रखना है। अब देखिए वोल्टेज VA का इक्वेशन क्या बन जाएगा। वोल्टेज VA हमारा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पर फॉल्ट आया हुआ है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे इम्पेडेंस है तो IA करंट इंटू ZF, ये इक्वेशन हम मान लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहले सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालेंगे। ये वाला एज यूजुअल हर किसी में निकालते हैं, आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो पढ़े थे वहाँ पे भी निकालना, अनसिमेट्रिकल केस में भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट पहले निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि अनसिमेट्रिकल होने के बाद क्या कंडीशन होता है। पहले तो सिमेट्रिकल कंडीशन मतलब जब सही था तब, ठीक है ना, उसके बाद कंडीशन बैठाएंगे जब अनसिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल कंडीशन में आपको IA को लेंगे रेफरेंस, क्योंकि IA पे ही सारा वर्क हो रहा है, फॉल्ट यहीं पर आया है, तो IA को केवल लेंगे, इसका पॉजिटिव लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे और इसी का जीरो सीक्वेंस लेंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में इन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का वैल्यू कितना होगा, ये होता है, ये मैंने आपको एक डेराइव करके निकाला था सिमेट्रिकल कंपोनेंट के अंदर, एक बार आप उसको जरूर देख लें। तो वो होता है 1/3 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 1 1 IA IB IC। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है 120 डिग्री, अल्फ़ा स्क्वायर का 240 डिग्री। ठीक है, तो IA1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग जो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसका कैलकुलेट कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो IA का IA मिलेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू IB होगा, अल्फ़ा इंटू IB प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू IC, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू IC। तो ये आपको मैट्रिक्स सॉल्व कर देना। उसी तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस का भी कंपोनेंट निकाल देंगे। IA2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 IA, देखिए 1 इंटू IA प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू IB फिर प्लस अल्फ़ा इंटू IC। मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका है। फिर उसी तरीके से IA नोट निकालेंगे 1/3, सिंपल है ये, तो 1 से IA मल्टीप्लाई करेंगे तो IA, फिर 1 से IB मल्टीप्लाई करेंगे तो IB प्लस 1 से IC मल्टीप्लाई करेंगे तो IC। इसको भी आप क्वेश्चन मान लीजिए। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर अब कंडीशन बैठा रहे हैं कि अब हमारा ये फॉल्ट हो गया, सिमेट्रिकल कंपोनेंट तो यही था, फॉल्ट होने के बाद क्या असर हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास केवल IA वाला कंपोनेंट रह रहा, बाकी तो नॉर्मल वर्क कर रहे थे, तो वो उनको तो हटा देंगे, मतलब IB का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं आया है, यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं, जहाँ जहाँ फॉल्ट नहीं आया वहाँ का वैल्यू तो जीरो पुट कर देंगे, यानी कि IB और IC जहाँ जहाँ पर है वहाँ का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करते ही हमें देखिए क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो IA इक्वल टू क्या आ जाएगा, IA1 इक्वल टू यहाँ पर 1/3 इंटू IA, देखिए यही चीज़ हुआ 1/3 इंटू IA हो गया। IA2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो IA/3 और IA0 इक्वल टू IA/3। अब IA1 इक्वल टू IA/3 जो है, उस IA को हम लोग अब आगे क्या लिखेंगे, फॉल्ट करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए आगे, तो हमें पीछे जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी वैल्यू पुट किया वहाँ से पता चला कि जो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है वो तीनों का वैल्यू कितने के इक्वल हो रहा है, 1/3 इंटू IA के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो IA यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू 3 इंटू IA1, IA1 या IA2 या IA0 कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल ही। तो हमें IA का वैल्यू इक्वेशन नंबर जो हम लोगों ने A नाम से माना हुआ था वहाँ से आप देखोगे तो VA/ZF हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो VA का वैल्यू था वो IA इंटू ZF था ना, आप एक बार देख सकते हैं, VA का वैल्यू IA इंटू ZF था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके IA का वैल्यू क्या हो जाएगा, VA/ZF।
उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे किया। हमें आई ए का वैल्यू निकालना है एक्चुअली, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ए का 3 सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 सीक्वेंस, ठीक है। जिस तरीके से करंट का होता है उस तरीके से वोल्टेज का भी होता है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आप लोगों ने देखा होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जेड से डिवाइड कर रहे हैं, तो जेड से डिवाइड करते चलेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप ध्यान दिए हैं कि आई ए का वैल्यू जो है वो 3 इंटू आई ए 1 है, तो पुट कर देंगे 3 इंटू आई ए 1, और जो ये है सेम उतार देंगे। फिर आई ए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 3 जेड एफ नीचे आ जाएगा। फिर उससे हमें क्या मिलेगा, आई ए 1 इक्वल टू, इस तीनों सीक्वेंस को हम लोग सिंपल वी ए लिख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में था, तो वी ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू जेड एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये तो हम लोगों ने वी ए के टर्म में लिखा, आप चाहो तो यहाँ से ये एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो, बट आप मान लीजिए जो सोर्स वोल्टेज दे रहे हो उसके रेस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हो। सोर्स वोल्टेज जो हमारा होता है ई होता है, ईएमएफ भी इसे कहते हैं। तो ई जब लिखोगे तो उस वक्त आपके स्टार्टिंग केस में आपका तीनों सीक्वेंस का जो इम्पेडेंस है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लस जो आपका फॉल्ट इम्पेडेंस हुआ वो लिखेंगे। यहाँ मैंने उस चीज़ को ही लिखा है, तो उसको जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमें ये लिखना होगा, ठीक है। आई ए 1 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड नॉट, यानी पॉजिटिव इम्पेडेंस का सीक्वेंस, नेगेटिव इम्पेडेंस का सीक्वेंस एंड 0 इम्पेडेंस का सीक्वेंस, प्लस जो फॉल्ट इम्पेडेंस है कितना है 3 इंटू जेड। अभी हमें क्या निकालना है, आई ए। तो आई ए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आई ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आई ए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई ए निकल जाएगा। तो ये आई ए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड नॉट प्लस 3 जेड एफ हो जाएगा। तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, आई ए के इक्वल होगा। तो ये हमारा आई ए का जो फॉल्ट आ रहा होता है सिस्टम के अंदर, तो लाइन टू ग्राउंड के अंदर, तब जो जिस लाइन में फॉल्ट आया हम यहाँ पे आई ए माने हुए थे उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है, तो इसको होप से समझ में आ गया हो, और अगर कोई डाउट हो तो हम जो जूम पर डाउट क्लास लेंगे उसमें उसको क्लियर कर देंगे। तब तक आप इसको समझिए और इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।